Hi friends, welcome back to my channel, and this is part 15 in respect of CMA final group 4 paper 18. Next is compute the GST liability of Mr. Z, an air travel agent, for the quarter ended March 2020 using the following details. Basic airfare collected for domestic booking of tickets rupees 50 lakhs. Basic airfare collected for international booking of tickets rupees 80 lakhs. Commission received from the airlines on the sale of domestic and international tickets rupees 4 lakh 50,000. Year ending bonus received from airlines rupees 50,000. In the above case, would the GST liability of Mr. Z be reduced if he opts for the special provision for payment of GST as per Rule 32 Sub Rule 3 of CGST Rules 2017? The applicable rate of GST is 18%. ओके, सो इसमें दो क्वेश्चन है एक्चुअली. पहले पूछा गया है कि अदर देन 32(3) क्या लाइबिलिटी आएगा जीएसटी का, और अगर मिस्टर जेड रूल 32 सब रूल 3 के अंडर में अगर जीएसटी लाइबिलिटी पे करेंगे तो उसका लाइबिलिटी क्या बनेगा. तो पहले नॉर्मल हम लोग अदर देन 32(3) कैलकुलेट करते हैं. तो पहला केस में क्या होगा, अदर देन 32(3) अगर हम करेंगे तो उसका कमीशन है, कमीशन रिसीव्ड. ओके, कमीशन रिसीव्ड कितना है 4,50,000 एंड ईआरएस बोनस भी उसमें ऐड हो जाएगा. सो टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड फ्रॉम द एयरलाइंस इज 5 lakhs. प्लीज नोट दैट जब भी कोई एजेंट एयरलाइन से टिकट बुक करता है तो टिकट का जो बेसिक फेयर होता है वो डायरेक्टली वो सिर्फ कस्टमर से लेता है और एयरलाइन को भेज देता है, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा. ये 50 lakhs एंड 80 lakhs इज प्योर एजेंट सर्विस है, और प्योर एजेंट सर्विस में कोई भी जीएसटी नहीं लगता है. प्योर एजेंट सर्विस मतलब क्या होता है कि आपने चार्जेस कलेक्ट किए कस्टमर से और आपने एयरलाइन को दे दिए, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा. जीएसटी लगेगा सिर्फ आपका कमीशन और ईयर एंड बोनस जो भी मिलेगा उसके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा. सो जीएसटी रेट इज 18%. सो उनका जीएसटी लायबिलिटी आ गया 90,000. अभी हम लोग देखते हैं कि रूल 32 ऑफ 3 क्या बोलता है. रूल 32(3) रूल 32(3) ये कहता है कि आप डोमेस्टिक बेसिक एयर फेयर का डोमेस्टिक बेसिक एयर फेयर उसका 5% लीजिए एंड बेसिक एयर फेयर ऑफ इंटरनेशनल, ओके, उसका आपको लेना है 10%. वो जो भी वैल्यू आएगा उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना है 18%. ये है रूल 32 सब रूल 3 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017. चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि डोमेस्टिक बेसिक एयरफेयर का हमको कितना लेना है 5%. सो डोमेस्टिक का कितना है 50 lakhs. सो 50 lakhs इंटू 5%, ये हो गया 2,50,000 या 2,50,000. इंटरनेशनल बुकिंग है 80 lakhs. सो 80 lakhs इसका हमको लेना है बेसिक एयरफेयर का 10%. सो इट इज 8 lakhs. सो टोटल कितना हो गया 10,15,000 would be taxable value as per rule 32(3). और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जीएसटी एट द रेट 18%. तो ये हो जाएगा 1,50,000
89,000. सो एजेंट का लाइबिलिटी अंडर रूल 32 सब रूल 3 बढ़ गया है, उसमें 1,89,000 देना है और अदर देन 32(3) में उसका लाइबिलिटी आ रहा है 90,000. सो मिस्टर जेड को नॉर्मल जीएसटी पेमेंट में जाना चाहिए. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं. इन केस ऑफ ट्रेवल of passenger by air, then the agent has two options. Number one, either to pay 18% GST on the commission and other bonus or whatever the amount received from the airlines 18% directly, or he can go for GST payment under rule 32(3). रूल 32(3) क्या बोलता है कि डोमेस्टिक जो भी ट्रेवल है उसका बेसिक एयरफेयर का आपको 5% वैल्यू एज ए टैक्सेबल वैल्यू लेनी है और इंटरनेशनल एयरफेयर का आपको बेसिक एयरफेयर का आपको 10% लेना है. उसके ऊपर जो भी टैक्सेबल वैल्यू आएगा उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी भरना है. तो उसमें से जो भी आपको कन्वीनियंट है, जो भी आपको जिसमें आपका जीएसटी लायबिलिटी कम आएगा वो एजेंट चूज कर सकता है ऑन केस टू केस बेसिस और उसके अकॉर्डिंगली जीएसटी लायबिलिटी वो डिस्चार्ज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज Messrs R Limited is engaged in providing services of transportation of passengers. He furnished the following information in the month of Feb 2020. Find the GST liability. Service of transportation of passengers by National Waterways. Please note that National Waterways से transportation of passengers is a exempted supply. सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय स्टेज कैरियर नॉन एसी, ये भी एग्जम्प्ट सर्विस है, इसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा. स्टेज कैरियर क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट कैरीज फॉर टूरिज्म. ओके, 120 lakhs bill inclusive of accommodation and transportation etc. indicated as narration at the bottom of invoice. Please note that अगर ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर्स है जिसमें बिल में सेपरेटली लिखा हुआ है नरेशन के द्वारा कि इट इज इंक्लूसिव ऑफ अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, देन जीएसटी रेट है उसके ऊपर 5%, लेकिन उसके ऊपर नो आईटीसी, उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. Transportation of passenger from Mumbai to Chennai port in a vessel, that means again it is national waterways, and such service is not for tourism purpose. So this is also exempted. Okay, so transportation of passenger by national waterways वो भी exempt है. Stage carrier non AC वो भी exempted है. एंड मुंबई टू चेन्नई पोर्ट इन अ वेसल जो टूरिज्म के लिए नहीं है वो भी एग्जेम्प्टेड है. तो इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय कॉन्ट्रैक्ट कैरियर फॉर टूरिज्म 120 lakhs एंड उसमें नरेशन में लिखा हुआ है कि इट इज इंक्लूसिव ऑफ अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो इसके लिए उसमें जीएसटी लगेगा 5% विदाउट आईटीसी. ओके, सो इसमें आपका लायबिलिटी हो जाएगा 6 lakhs would be GST liability हो जाएगा. अभी नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्टेज कैरियर. स्टेज कैरीज क्या होता है? स्टेज कैरीज, तो स्टेज कैरीज क्या होता है जिसमें कैपेसिटी होना चाहिए मोर देन 6 पैसेंजर्स. ओके, एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, मीन्स ड्राइवर छोड़ के वो गाड़ी का कैपेसिटी होना चाहिए 6 या उससे ज्यादा, और जिसमें फेयर जो है वो इंडिविजुअल पैसेंजर अपना अपना देते हैं आइदर फॉर अ फुल जर्नी, सपोज पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड बीच में ये सारे स्टॉप्स आते हैं. ओके, जैसे ही हम लोकल में ट्रेवल करते हैं तो ये स्टॉप्स के लिए इंडिविजुअल पैसेंजर पे करते हैं या ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए भी पैसेंजर पे करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेज कैरीज. इंडियन रेलवेज हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग सर्विसेज: ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय जनरल क्लास
15 lakhs. Please note that transport of passengers by general class is exempted from GST, so no GST will be charged. जनरल क्लास में GST नहीं लगता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय स्लीपर क्लास, स्लीपर क्लास भी एग्जम्प्टेड सर्विस है अंडर GST और उस पर भी GST नहीं लगता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन कोच 5 crores, yes, this is taxable. Transport of passengers by 2-tier AC coach, again 20 crores, so this is taxable. And 3-tier AC coach 30 crore, this is also taxable under GST. So total 30 crore plus 20 crore plus 5 crore. So taxable value of supply is 55 crore and applicable GST rate is 5%. So total would be 2 crore 75 lakhs. So transport of passenger by rail, so जनरल क्लास और स्लीपर क्लास दोनों एग्जम्प्ट सर्विस है, और एसी कोच कोई भी रहेगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड, 2-tier या 3-tier, वो टैक्सेबल सर्विस है और उसके ऊपर कोई भी एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगा. नेक्स्ट इज डिस्कस वेदर जीएसटी इज लीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन services provided by Jayavati Goods Transport Agency in each of the following independent cases. Number 1, customer A, transportation of milk, amount charged 22 lakhs. Please note that transportation of milk is exempted supply और उसके ऊपर कोई भी GST नहीं लगेगा, ये exempted supply है. Salt is also exempted supply. Transportation of books on a consignment transported in a single goods carriage, this is taxable supply. Third is transportation of chair for a single consignee in the goods carriage, वहां पर रेट है 600 rupees. Please note that 600 rupees, it is below the limit of a single consignee, so that is also a exempted supply. इसके ऊपर भी कोई GST नहीं लगेगा. So total GST liability will be 1,30,000 into 6% CGST and 6% SGST, 7,800 rupees. 1,30,000 into 6% SGST would be 7,800 rupees. ABC and Company, a goods transportation agency located in Delhi, transports a consignment of new color TVs from the factory of XYZ Limited in Cochin to the premises of a dealer in Jammu. So ABC and Company, and there is a factory of XYZ, and ABC transport the material or new color TV to dealer in Jammu, and goods transport agency ABC located in Delhi. Okay. As per mutually agreed terms between AB and C Company and XYZ Limited, the dealer in Jammu is the person liable to pay freight. The amount of freight exclusive means उसके ऊपर GST नहीं है या taxes include नहीं है, is rupees 4,50,000. State the person liable to pay GST and amount of tax payable. ABC and Company is not availing input tax credit. Applicable rate, tax rate for GTA is 5% and 12%. So as mutually agreed हुआ है between ABC and Company and XYZ, the dealer in Jammu is liable
for GST, and since services has been provided from a registered person from Delhi to Jammu interstate, so IGST at the rate 5% would be applicable. 4,50,000 into 5%, that is 22,500 rupees. Next is Messrs. Navatha, a transporter registered under GST located in Vijayawada. So Navatha is a transportation and he is located as Vijayawada. Vijayawada, it is in Andhra Pradesh. Okay. Messrs. C Limited of Chennai registered under GST. So Messrs. C Limited, it is in Chennai, that is Tamil Nadu. Okay. Received services from Messrs. Navatha for transport of goods from its warehouse in Vijayawada to Guntur. So services received from transportation of goods from Vijayawada to Guntur. Okay. Messrs. Navatha delivered goods at Guntur. Vijayawada and Guntur are in Andhra Pradesh. Find the place of supply of service and GST. Whether your answer is different if Messrs. C Limited of Chennai is not a registered person under GST. Please note that in case of registered person, okay, the place of supply, yeah, POS, is the location of registered person. Okay, location of registered person. So in this case Messrs. C Limited चेन्नई में है तो इनका प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी चेन्नई तमिलनाडु होगा. ओके, सो दैट इज रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. सो इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई होगा and C Limited is supposed to pay the GST in this case. And since transporter is located in Vijayawada and recipient is located in Chennai, that is Tamil Nadu, so IGST would be applicable though material has been delivered from Vijayawada to Guntur, which is located in Andhra Pradesh in the same state. But since C registered है तो उसका जो registered office है that is चेन्नई या इन तमिलनाडु, वही उसका point of place of supply होगा. Second question क्या था? Whether your answer is different if Messrs. C Limited of Chennai is not a registered person under GST. अगर recipient GST में registered नहीं है, if recipient, okay, is not registered under GST, then the location, in case of transportation, then the location where goods are handed over for transportation. So in this case transportation के लिए handover कहाँ पर हुआ है? So
प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी विजयवाड़ा, क्योंकि मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट हुआ है वो हुआ है विजयवाड़ा टू गुंटूर। सो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए रजिस्टर्ड पर्सन अगर रहेगा तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन और द रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर रिसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जो लोकेशन जहां पर गुड्स आर हैंडेड ओवर, मतलब जहां पर गुड्स को दिया है ट्रांसपोर्ट करने के लिए एट फर्स्ट प्लेस, दैट इज विजयवाड़ा इन दिस केस, तो वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज CMA Manish Khera. Thank you very much.